नरेंद्र मोदी के सीएम काल के दौरान 2004 और 2014 के बीच गुजरात में 60,000 एमएसएमई बंद हो गए, जबकि इसी बीच गुजरात औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक इकाइयों को 99 साल के पट्टे के लिए जमीन पर दे रहा था और अधिक एसईजेड बनाने में लगा था। बड़े उद्योगों की कीमत पर छोटे उद्योग मारे जा रहे हैं। हाँ, विश्व गुरु हम बन गए हैं और जो है वो दुनिया की सबसे उभरती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं। भले हम हंगर इंडेक्स में पूरी दुनिया में और नीचे चले गए हो, हमसे ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है नेपाल हो। ये 5 राज्यों के चुनाव मोदी सरकार के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसके चुनाव परिणामों पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी दशा और दिशा क्या होगी। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। ये 5 राज्यों के चुनाव मोदी सरकार के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसके चुनाव परिणामों पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी दशा और दिशा क्या होगी। अभी तक प्रधानमंत्री 2014 से 2024 तक 10 साल का शासन हो जाएगा। जब चुनाव होगा उस समय तक 10 साल का शासन मोदी जी का पूरा हो जाएगा। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान आर्थिक सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ये आकलन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का ये 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा। एनडीए के इंडिया साइनिंग के बावजूद 2004 में सत्ता पलट गई थी और यूपीए की सरकार कांग्रेस की लीडरशिप में आ गई थी और इंडिया साइनिंग की हवा उड़ गई थी। इस समय तो इंडिया साइनिंग जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, विश्व गुरु हम बन गए हैं और जो है वो दुनिया की सबसे उभरती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं। भले हम हंगर इंडेक्स में पूरी दुनिया में और नीचे चले गए हो, हमसे ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है नेपाल हो। तो प्रधानमंत्री जी का तो दावा है कि देश एकदम जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं वो आसमान बुलंदी पर पहुंचने वाला है और सबसे वंचित और पीड़ित लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। हर शोषण को प्रधानमंत्री ने नज़रअंदाज किया, नोटबंदी करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में कर दी और जो उस समय उन्होंने नोटबंदी करते समय सब दावे किए थे हवाई हो गए और कहा था कि हमको इतने दिन का समय दीजिए, उसके बाद जिस चौराहे पे कहेंगे हम आ जाएंगे, वो सब पता नहीं कहाँ है। इसके बाद कोविड में भी पूरे देश ने जो है विफलता देखी। अब गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। जो गुजरात मॉडल हुआ कि साहब गुजरात मॉडल जो है गुजरात मॉडल और इसके आधार पर जो है पूरे देश का विकास होगा, तो वो मॉडल क्या था। बहुत दिन बाद समझ में आया कि 1-2 उद्योगपतियों के लिए संचालित राज्य गुजरात जो है वो बन चुका है। वहाँ के नागरिकों के लिए कभी कुछ था ही नहीं। रही बात गुजरात के व्यवसायी कल्चर की, तो गुजरात का व्यापारी वर्ग तब 1960 से सशक्त था जब नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की ABCD भी नहीं सीखी थी। IIM अहमदाबाद के रविंद्र ढोलकिया, जिन्हें नरेंद्र मोदी के प्रशंसक के रूप में भी जाना जाता है, अपने आंकड़ों से स्वयं साबित कर देते हैं कि गुजरात में तीव्र औद्योगिक विकास नरेंद्र मोदी की नहीं 90 के दशक में आई उदारवादी आर्थिक नीतियों की देन थी, जिसके प्रमुख शिल्पी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वास्तव में नरेंद्र मोदी की प्रमुख छवि एक सांप्रदायिक नेता की रही है, जिन्होंने 2002 में जो गुजरात में नरसंहार को हुआ उसका सिरमौर उनके सर पर है। गुजरात दंगों के बाद उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दृढ़ता दिखाई होती बाद में, तो हो सकता है कि गुजरात दंगों में जाकिया जाफरी के, जिसमें उनके पति कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को घर से खींच करके और जिंदा जला दिया गया था, हकीकत कुछ और होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही जो है उसमें जो है क्या कहते हैं लीनियंसी उसने बरता और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट है नहीं
जहाँ की आदमी जो है कोई जो पीड़ित है वो अपील कर सके। सीएम की कुर्सी जो मोदी जी को मिली थी केशुभाई पटेल को हटा करके, वो 2002 के गुजरात दंगों से और सीमेंटेड हुई। फिर दंगों का मुकदमा जब तक चलता रहा तब तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये भ्रम वहाँ गुजरात में फैलाया गया कि अगर सरकार किसी वजह से बदली तो दंगे में जितने लोग शामिल थे सबको फांसी पे लटका दिया जाएगा। इसलिए जब भी चुनाव वहाँ पर हुआ तो ये दंगा पीड़ितों नहीं, दंगा के उत्पीड़कों ने, जिनका नाम लगातार था, वो जो है लगातार इस पर लामबंद हुए कि किसी भी प्रकार से सरकार नहीं बदलने देना है, वरना जो है वो कानून के गिरफ्त में सारे लोग बहुत तेज़ी से आ जाएंगे। क्योंकि दंगा करते वक्त तो राज्य का संरक्षण था, तो जब मुकदमा चला तो भी राज्य का संरक्षण अगर नहीं होता तो भी उसमें भी जो है कई मुकदमे जो वहाँ से बाहर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, उसमें सज़ा हुई, लेकिन अधिकांश मामलों में सब लोग छूट गए। तो गुजरात दंगों से मोदी जी की स्थिति और भी अधिक मजबूत हुई और एक उनका देश भर में रोल मॉडल बना कि मोदी जी होंगे तो देश में भी भाजपा की सरकार आ सकती है। नए दावे किए गए, नए किस्म से हिंदू मुस्लिम डिवाइड को उभारा गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिंग 2 तक को धार्मिक आधार पर तौलने में नरेंद्र मोदी नहीं चुके। ये सब शायद इसलिए ताकि सांप्रदायिक आधार पर उन्हें हर बार वोट अवश्य मिलता रहे। कुर्सी के स्थायित्व का हमेशा फायदा होता है, यही फायदा नरेंद्र मोदी को भी मिला। रीढ़ विहीन मीडिया और तमाम प्रोपोगंडा मशीनों तथा तथाकथित गुजरात मॉडल का स्वरूप और छद्म रचा गया। अगर एक हाईवे बन गया तो बार बार उसी हाईवे को 100 बार जिक्र करके बताया गया मानो 100 हाईवे बने हों। हालांकि जिन चीज़ों में वास्तव में बिना प्लानिंग के काम नहीं हो सकता था, उन क्षेत्रों में सीएम के रूप में नरेंद्र मोदी बुरी तरह विफल रहे। वे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक क्षेत्र के संकेतक ही थे। धीरे धीरे मीडिया द्वारा गुजरात मॉडल के विकास को मॉडल का पर्याय बताया जाने लगा। आरएसएस के ज़मीनी कार्यकर्ता आम भारतीयों को उस मॉडल की कहानी बताने लगे। ऐसी छवि बनाई गई मानो गुजरात पूरे भारत से अलग है और स्वर्ग बन चुका है। सब भूखमरी खत्म हो गई है वहाँ जो है वो दूध की नदियाँ बह रही हैं। वहाँ अगर कुआं खोदो तो पानी की जगह दूध निकल रहा है। गुजरात के विषय में अलग विकास और अलग एहसास सब दिलाने की कोशिश की गई। गुजरात मॉडल एक फ्रेज बन गया था। संभवतः कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में भी इसी प्रोपोगंडा का ही हिस्सा के रूप में अमिताभ बच्चन का जो है विज्ञापन जो है वो पूरे लगातार ब्रांड एम्बेसडर बना के जो है पूरे देश में दिखाया गया। गरीब से गरीब राज्य सामाजिक सूचकांकों पर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गुजरात लगातार पिछड़ता जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी एक बार तो आओ गुजरात में, पूरे देश में अब यह फैल चुका था कि नरेंद्र मोदी भारत को गुजरात मॉडल में बदल देंगे। अन्ना आंदोलन से और सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट, जिस पर बाद में स्वयं अफसोस हुआ विनोद राय को, ने नरेंद्र मोदी के लिए स्थितियां और भी अनुकूल कर दी। सबका राजनीतिक फायदा हो रहा था। अन्ना आंदोलन को भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भविष्य में यह भी बता दिया गया कि जब अरविंद केजरीवाल ने भविष्य के सभी आंदोलनों की हत्या करते हुए अन्ना आंदोलन से पार्टी के जन्म को सुनिश्चित कर दिया। इधर इन सब घटनाओं का परोक्ष फायदा नरेंद्र मोदी जी को मिला। राज्य में 6 करोड़ जनता का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, आमदनी और स्वास्थ्य की बुरी हालत झेल रहा था गुजरात में। गुजरात में वनों की संरक्षित भूमि उद्योगियों को लगभग दान में दी जा रही थी, जिससे राज्य में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की संख्या उच्च स्तर पर थी, जिसके राज्य में आम जनता से पहले उद्योग और उद्योगपतियों को खुश करने का काम किया जा रहा था जनता से पहले, जबकि राज्य में अनेक उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए की बिक्री कर को माफ़ कर दिया गया था, जिसका राज्य में बच्चों के बौनेपन के मामलों में देश में 26वें स्थान पर था, जिसके राज्य में हजारों गांव टैंकर से पानी पीने के लिए अभिशक्त थे, जिसने 2003 में ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जिसकी वजह से औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत को लगभग खत्म कर दिया गया, जिसके राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 28.1 था, देश में चौथा सबसे कम, और राज्य में प्रति 1 लाख लोगों पर मात्र 28 कॉलेज थे। गुजरात में शिशु मृत्यु दर प्रति 1033 थी, झारखंड से भी बदतर थी 2015 में। गुजरात में गरीबी दर राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ तक कि असम, जम्मू और कश्मीर से भी बदतर थी। गुजरात में स्वास्थ्य पर अपनी जीएसडीपी का 1% से भी कम खर्च किया जा रहा था। गुजरात में राज्य के विषय में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना था कि यहाँ खराब पोषण की वजह से बच्चों का विकास अवरुद्ध और बिगड़ा हुआ है।
गुजरात में साक्षरता देश की साक्षरता दरों में से एक थी, 72 साक्षरता दरों में से, जिससे राज्य में शहरी श्रमिकों के लिए औसत दैनिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत के 449 के मुकाबले मात्र 320 2011 में थी। अब वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे 2014 में। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, तब एमएसएमई की हालत ख़राब है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इस क्षेत्र में हालत बुरी थी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार गुजरात में बीमार इकाइयों की संख्या 2010-11 में 4321 थी, जो 2013 में बढ़कर 20,615 और 2014-15 में 49,382 हो गई। नरेंद्र मोदी के सीएम काल के दौरान 2004 और 2014 के बीच गुजरात में 60,000 एमएसएमई बंद हो गए, जबकि इसी बीच गुजरात औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक इकाइयों को 99 साल के पट्टे के लिए ज़मीन पर दे रहा था और अधिक SEZ बनाने में लगा था। बड़े उद्योगों की कीमत पर छोटे उद्योग मारे जा रहे थे। बेतहाशा ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। 1990-2001 में जहां 4,620 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, वही यह आंकड़ा नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही 2001-2011 के बीच बढ़कर 21,308 हेक्टेयर हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि ज़्यादातर अधिग्रहण राज्य की कृषि क्षमताओं की कीमत पर किया जा रहा था। जमीन आमतौर पर उद्योगपतियों को बाजार मूल्य से कम पर दी जा रही थी। टाटा समेत तमाम उद्योगों को हजारों करोड़ रुपए की बिक्री करके सब्सिडी प्रदान कर दी गई। लेकिन क्या उद्योगों को प्रोत्साहन देने से रोजगार बढ़ रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालत बहुत गंभीर थी। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 2016 में 6.12 लाख बढ़ चुकी थी और किसानों का तर्क था कि उनकी दैनिक आय 2016 में 264 रुपये राष्ट्रीय औसत से 77 रुपये कम थी। गुजरात की 40% आबादी यानी लगभग 80 लाख लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन जी रहे हैं। क्या यह स्पष्ट नहीं कि गुजरात मॉडल को लेकर बनाया गया प्रचार या जो छद वो पूरी तरह खोखला और नकली था? गुजरात मॉडल का कहाँ है गुजरात मॉडल? गुजरात में ही गुजरात मॉडल नहीं है तो दूसरी जगह क्या कहा जाए? लेकिन जो प्रचार तंत्र है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो कालिदास की कहानी याद आती है कि जब ये हुआ कि भाई विद्योत्मा या तिलोत्मा जो भी थे उनको जो है क्या कहते हैं परेशान होकर वहाँ के उज्जैनी के बौद्धिक वर्ग ने कालिदास नामक मूर्ख को प्रस्तुत किया। उन्होंने एक उंगली दिखाई तो उन्होंने 2 उंगली दिखा दी। अब इन्होंने तो कहा जाता है किंवदंती है कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी एक आँख फोड़ूंगी, तो उनका मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। अब इसको जो है विद्वानों ने जो है द्वैत और अद्वैत के रूप में प्रचारित करके मूर्ख को विद्योत्मा के या तिलोत्मा जी के माथे मर दिया, वो उनका पति हो गए। बाद में उन्होंने अध्ययन करके कालिदास बने। तो सवाल इस बात का कि वो वाली स्थिति है कि आप जो है वो एक उंगली और 2 उंगली के फार्मूले से आपने ऐसा गुजरात मॉडल का तिलिस्म रचा कि पूरा देश उसमें जो है चकाचौंध हो गया और लगा कि अब तो जो है वो विकास की गंगा बहेगी। अब तो गंगा नदी और जमुना नदी में दूध की नदियां बहेंगी जो है मोदी जी के कार्यकाल में और मोदी जी की नीतियों से। वाराणसी को क्वेटा बनाने का सपना दिखाने वाले PM मोदी असल में भारत को धर्मालय बनाने में लग गए हैं। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन आदि मंदिरों का विस्तार किया जाने लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड और विमुद्रीकरण के नाम पर अपने ही दल को फ़ायदा पहुंचाने की अलोकतांत्रिक कोशिश भी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही वो स्पष्ट है। उनके गुजरात से मित्र रहे गौतम अडानी जो अमीरों की लिस्ट में कहीं नहीं थे, कोरोना काल में वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। विपक्षी दलों या यह कहें कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के करीबियों पर ED के छापे मारे गए, विरोधियों को जेल में डाला जाने लगा। सरकार ने कुछ इस तरह कार्य करना शुरू किया, कुछ इस तरह मुकदमेबाजी की पैरवी शुरू की कि अदालतें भी यह भूल गई कि जमानत नियम है, कैद अपवाद है। एक ज़बरदस्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए ये सब नया है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि चिदम्बरम से लेकर जितने लोगों पर ED के छापे मारे गए उनको अनिश्चितकालीन तक जेल में रखने के अलावा आज तक ED प्रमाणित नहीं कर पाई कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। केवल अखबारबाजी और गोदी मीडिया के माध्यम से उनको खलनायक घोषित कर दिया गया। बाकी जो है सज़ा किसी को नहीं मिली, प्रताड़ित किया गया, छापे मारे गए, सीज किया, प्रॉपर्टी सीज की गई और जो है क्या कहते हैं उनको जेल भेज दिया गया जहाँ जल्दी जमानत हुई। अंत में अनंत काल तक जमानत हुई। अब चिदम्बरम जो इतने प्रमुख व्यक्ति हैं, जो वित्त मंत्री देश के रह चुके हैं, उनके खिलाफ आज तक सिंगापुर या पता नहीं कहाँ से लेटर रेगुलेटरी भेज करके सबूत मंगाया जा रहा है और आज तक सबूत नहीं आया। उनकी प्रॉपर्टी जो इन्होंने सीज की थी उसको जो है क्या कहते हैं PMLA
ट्रिब्यूनल ने रिलीज कर दी। मीसा भारती का हल्ला हुआ कि साहब ये कैश फॉर जॉब स्कैम की पैसे से जो है वहाँ का फार्म हाउस खरीदा गया है दिल्ली का, उसको सीज किया गया और सबूतों के अभाव में पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने उसको रिलीज कर दिया। ये सब बातें गोदी मीडिया में आई नहीं और अभी भी देश में बहुत लोगों को नहीं मालूम कि जो हल्ला हुआ वो हल्ला होना और वास्तविकता में और हकीकत में कितना अंतर है। पुलवामा में अपने ही देश के सैनिकों पर हुए हमले के कारण दबाने की कोशिश की गई, आज तक नहीं पता था, उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। सत्यपाल मलिक लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात का आज तक खंडन नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी नाम को ब्रांड बनाने की कोशिश होती रही। एक एक तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को हटाया जाने लगा। टीवी डिबेट सरकारी प्रोपेगेंडा के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। बेशर्मी की हदें पार करते हुए जनता तक महंगाई के फायदे इसी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा फैलाए गए। महंगाई के लिए सरकार को दोषी ना माना जाए, इसकी कोशिशें भी सभी टीवी चैनलों में लगातार 24 घंटे हो रही है। सोशल मीडिया सही दिखा रही है और टीआरपी लगातार घट रही है गोदी मीडिया की, तो अब सोशल मीडिया पर भी नकेल लगाने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें हो रही हैं ताकि सोशल मीडिया की भी जो है वो गोदी मीडिया की तरह हत्या हो जाए। इतनी घोर असफलताओं और अक्षमताओं के बावजूद सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया गया कि देश में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी है ही प्रधानमंत्री बनने लायक। पहले आप किसी से ही पूछिए तो जो भी भक्तजन थे वो यही पूछते थे विकल्प कहाँ है, विकल्प कहाँ है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में करोड़ों अरबों रुपए का खर्च किया गया। अब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो असली राजनीतिज्ञ हैं। समाज के नब्ज पर वो हाथ रखते हैं, वो गरीब गुरबों के साथ भोजन करते हैं, वो गरीब गुरबों के साथ खेत में जाके कटाई करते हैं, वो गरीब गुरबों के साथ में ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं। अब ये सब करने से जो है वो क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में भी मोदी जी का वो मामला चूर चूर हो गया कि राहुल गांधी और पप्पू नहीं, ये तो मजे हुए राजनीतिक है। अब हकीकत तो ये है कि घरेलू मोर्चे से लेकर विदेश नीति तक, आंतरिक सुरक्षा से लेकर आतंकवाद तक पीएम मोदी हर जगह असफल दिख रहे हैं। उनकी सरकार पूरी तरह असफल है, अर्थनीति बदहाल है और बेरोजगारी 1947 की अवस्था में पहुंच चुकी है, ऐसा कौशिक बसु का जो है आकलन है। फिर भी उन्हें मोदी जी को मीडिया द्वारा एक ईमानदार नेता के रूप में पेश करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जबकि उनके अंतर्गत एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहे हैं। हिंडनबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि अडानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, जैसे कि तमाम विपक्षी नेताओं की हो रही है। आरोप लगने पर लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं होती, अडानी जी पर चाहे जितना आरोप हो, बल्कि जो इनकी राज्य सरकारें हैं वो गैग ऑर्डर पास कर देती हैं। जो पत्रकार इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं उनको जो है थाने में पेशी के लिए बुलाया जाने लगता है, उनको सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, जहां से जो है वो स्टे के आधार पर जो है वो बच जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो भाई साहब ये देश के विकास की और आर्थिक स्थिति की असली स्थिति है जी।